हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। मैं हूँ आपका दोस्त अजय। और आज से आप मेरे साथ शुरू कर रहे हैं अपनी जीएस की जर्नी। तो हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी से, लेकिन एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एसएससी के जो 2026 का सीजीएल का प्री होगा, उससे पहले आपको जीएस का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आपको सारे एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न, टीसीएस बेस्ड पैटर्न के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे क्लास में, लेक्चर में करवाए जाएंगे आपको। साथ ही साथ हमारा पूरा फोकस रहेगा कि अलग अलग सोर्स जैसे पॉलिटिकली हम लक्ष्मीकांत, लूसेंट, एनसीईआरटी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सब को रेफर करके और फिर आपके लिए मटेरियल तैयार करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ डटे रहे तो हम वादा करते हैं कि आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो सोल्व कर पाएंगे बिना किसी एडिशनल सोर्स के। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम जो पॉलिटी की शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल स्टार्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से करेंगे और उसके बाद एक एक करते हुए पूरा अपन पॉलिटी कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1600 टू 1947। तो हम 1600 से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम मेनली ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे। ब्रिटिश कब आए थे इंडिया में? 1600 में। 1600 में क्या हुआ था? क्वीन एलिजाबेथ वन से किससे चार्टर साइन किया था और उस चार्टर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ट्रेडिंग राइट्स दिए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो शुरुआत में कैसे आ रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आ रही है? एज ए ट्रेडर इन इंडिया। पर 1765 में फिर चेंज होता है ट्रेडिंग। जैसे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, कार्नाटिक वार्स हुए, लेकिन उन सबसे ज़्यादा तो मेजर चेंज है पहली बार टेरिटोरियल पावर बनने की इसकी जो कोशिश थी डायरेक्ट, वो कहाँ से शुरुआत होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिले थे। हम आगे पूरी डिटेल में देखेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वगैरह जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, और आगे भी हम कुछ जो पॉइंट्स देखेंगे। पर हम बाकी सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये सेक्शन है। उसके बाद यहाँ से 1857 में एक मेजर शिफ्ट हुआ, रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद 1858 से जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय जो डायरेक्ट पावर थी वो ट्रांसफर हो गई थी क्राउन को, जिसको हम आज जानते हैं ब्रिटिश राज। तो वो वहाँ से शुरू होता है, 1947 तक चलता है, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलती। तो ये 3 फेज रहे हैं। अगर फेजेस में देखें तो 1773 से 1858 तक किसका है? कंपनी का रूल है। 1773 क्यों कह रहे हैं? 1772 भी कह सकते हैं। 73 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट पहला कब आया था? 73 में, इसलिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ अपन ने 1773। वरना 1772 से ड्यूल गवर्नमेंट का एंड हो गया था बंगाल में और कंपनी ने अपना डायरेक्ट रूल चालू कर लिया था, तो 1772 से हो सकता है। पर ये हम लिख रहे हैं रेगुलेटिंग, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एक्ट्स के हिसाब से चल रहे थे हम। 1773 से 1858 तक ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से डायरेक्ट और क्वींस विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन से हम डायरेक्ट ब्रिटेन के कॉलोनी बन गए थे अंडर रॉयल प्रोक्लेमेशन, सॉरी। तो उसके बाद क्राउन रूल चला 1947 तक। अब हम देखते हैं एक एक करके रेगुलेटिंग एक्ट, उनकी हिस्ट्री, बाकी अब डिटेल में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? रेगुलेटिंग किसको मतलब किसी को रेगुलेट करना चाह रहे थे? तो किसको? कंपनी को। कौन रेगुलेट करना चाह रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 1773 में ही क्यों रेगुलेट कर सकते थे वो? क्यों चाह रहे थे? तो 1772 में एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था। क्या? कि कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल की थी। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल की थी। आप सोच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी अमीर थी। 1765 में हमने ऊपर देखा दीवानी राइट्स मिले थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, तो फिर कैसे कंपनी ने फाइल की थी वो हम देखते हैं आगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब 1772 में जब कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल की, तो कंपनी को बैंकरप्ट हो गई तो क्या चाहिए? अपन बैंकरप्ट हो गए तो पैसा चाहिए। इसके लिए कंपनी ने $1 मिलियन का लोन मांगा था। तो अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो वो कंडीशन लगाता है। अभी आप देख लो, जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे तब क्या था? इंडिया 1990s में क्या हो रहा था? बैंकरप्ट हो रहा था। तो हमें क्या चाहिए था? आईएमएफ से लोन। जैसे कंपनी को चाहिए, तो आईएमएफ ने क्या कंडीशंस लगाई थी? कुछ रिफॉर्म्स की कंडीशंस लगाई थी। तो वैसे ही जब कंपनी को $1 मिलियन का वो लोन चाहिए था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ कंडीशंस लगाई, रेगुलेशंस लगाई, इसलिए इसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस लगाई थी, क्यों लगाई। अब आप सबसे पहले तो 1772 तक ऐसा क्या हुआ था? कंपनी बैंकरप्ट होने लग गई, जबकि उसके पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स तक थे। और तो दो चीज़ हो रही थी। क्या हो रहा था? एक तो कंपनी बहुत ज़्यादा वार्स फाइट करने पड़ रहे थे कंपनी को। वार्स कैसे? फिर 1757 में प्लासी हुआ, फिर 1764 में बक्सर हुआ। उसके साथ साथ कंपनी को एक और 7 ईयर्स वॉर था जो वहाँ चल रहा था यूरोप में। उसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा था? थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर।
फ्रेंच और कर्नाटिक वार था। कब से? 1756 से 1763 तक थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वार चला। और सबसे इंपॉर्टेंट एक वार जो बहुत इंपॉर्टेंट फेस करना पड़ा था कंपनी को, वो था एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था 1767 से 1769 तक। इसमें कंपनी की प्रेस्टीज को भी बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि सेटबैक्स झेलने पड़े थे हैदर अली के नेतृत्व में। हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो एक कर्नाटिक वार, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं कि कंपनी की हालत लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। साथ ही साथ दो चीज़ थी जो ड्यूल गवर्नमेंट, जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो समझ में आएगा। ड्यूल गवर्नमेंट में क्या था? निजामत राइट्स तो थे निज़ाम के पास, मतलब पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर और जो सारा डे टू डे अफेयर्स हैं वो सब तो कौन संभाल रहा था? निज़ाम। और कंपनी के पास क्या थे? फाइनेंस के राइट्स थे, दीवानी राइट्स किसके पास थे? कंपनी के पास। तो कंपनी का सिर्फ एक काम था रिवेन्यू का। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा था वो क्या था कि इसके जो ट्रेडर्स, जो कंपनी के वर्कर्स थे, वो प्राइवेट ट्रेड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। और जो कंपनी की लीडरशिप थी वो, और जो कंपनी के वर्कर्स थे, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा करप्ट ऑफिशियल्स थे और पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे थे। उसके साथ साथ जो डिविडेंड्स जा रहे थे कंपनी के डायरेक्टर्स को, वो भी बहुत हाई जा रहे थे। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि कंपनी की में एक साइड तो ड्यूल सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो बहुत अमीर थे, कंपनी के ओनर हैं बहुत अमीर थे, लेकिन ओवरऑल कंपनी बैंकरप्ट होने की हालत में आ गई। तो कंपनी को क्या चाहिए था? लोन। काफ़ी टाइम से ब्रिटेन में भी डिमांड चल रही थी, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा था, इंडिया एज ए मार्केट खुल रहा था। ब्रिटेन में क्या है, स्टार्ट ही हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पर कैपिटलिस्ट आ रहे थे तो और भी सब चाह रहे थे। पार्लियामेंट में उनका दखल बढ़ रहा था, तो पार्लियामेंट खुद भी चाह रही थी, क्राउन भी चाह रहा था कि कंपनी पे थोड़ा रेगुलेशंस हों, उनका रूल आए। तो सबसे पहले जो भी रेगुलेशंस आएंगे वो कैसे आएंगे? क्योंकि कंपनी के ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। तो पहले जो रिफॉर्म आएंगे वो किस चीज़ से रिलेटेड आएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आएंगे। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले रिफॉर्म आता है वो क्या आता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वो किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे। उनका काम था जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स हैं और जो पूरा कंपनी का फाइनेंस है, सबका ध्यान रखने के लिए क्या किया? अब एक 24 मेंबर बॉडी बना दी जो इसका ध्यान रखेगी। साथ ही साथ क्या हुआ कि कंपनी अलग अलग जगह, कंपनी के पोजीशंस थे कई जगह, वही मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। तो क्या होगा कि इसको एक सेंट्रल लीडरशिप चाहिए जो कि इन सारे जो अलग अलग पोजीशन है कंपनी के, उनको इफेक्टिवली रेगुलेट कर सके। तो किसकी? जो बंगाल का गवर्नर था उसकी पोजीशन चेंज करके क्या कर दी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसको सुपीरियर बना दिया गया। किससे? जो गवर्नर थे मद्रास और बॉम्बे के। जनरली ये फॉरेन अफेयर्स और वार और पीस जैसे जो सिचुएशन थे उनके लिए ही था, पर क्लियरली डिफाइंड नहीं था। उसके साथ साथ क्या था? एक चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कोर्ट चाहिए ना, जिससे कि रेगुलेशंस कर सकें, रेगुलेट कर सकें, केस फाइल कर सकें, केस की सुनवाई कर सकें, जिससे कंट्रोल में रहे थोड़ा। तो इसलिए एक खोला गया सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे? इस रेगुलेशन में, कलकत्ता में। लेकिन उसकी क्या नहीं थी? डिफाइन नहीं थी कंडीशंस। अब हम एक एक करके नोट से भी पॉइंट देखते हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी। कैसे रखी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसकी जगह? गवर्नर ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन चेंज करके क्या करती? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में आया था, जिसने किसके एंड किया था? ड्यूल गवर्नमेंट का एंड किया था आने के बाद। तो वारेन हेस्टिंग्स की डेजिग्नेशन क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो अपना आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उसके अलावा सेकंड नंबर पे क्या था? हमने जो पढ़ा बॉम्बे और मद्रास, क्योंकि इसकी डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल की हो गई, वो थे सिर्फ गवर्नर, तो वो सबऑर्डिनेट हो गए गवर्नर ऑफ बंगाल को। अर्लियर क्या थे? तीनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। गवर्नर ऑफ बंगाल अपना काम करेगा, गवर्नर ऑफ बॉम्बे अपना काम करेगा, गवर्नर ऑफ मद्रास अपना काम करेगा। अब क्या होगा? जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो इन दोनों का सुपीरियर हो गया। एक हमने बात की थी भाई, कोई भी अगर रिफॉर्म हो रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए? कोर्ट चाहिए। अगर करप्शन हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखने के लिए, या फिर जो वहाँ पे इतने सब्जेक्ट्स हो रहे थे उनका भी प्रॉपर ध्यान रखने के लिए, जिससे कि मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, एक कोर्ट चाहिए। इसके लिए किसका गठन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का। कहाँ पे? कलकत्ता में। लेकिन इसकी क्या थी? क्या कि नया नया कोई भी काम करते हैं पहली बार तो क्लियरली पावर्स डिफाइन नहीं होती, ना इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर डिफाइन थी, ना सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन ये आए तो पहले अगर अपने पास आए कि सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पे गठन हुआ, कौन से रेगुलेशन एक्ट का? 1773। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। या आए तो कितने थे जज? एक चीफ जस्टिस और 3 जज, 1+3। ये आने की संभावना कम है, लेकिन इसका विशेषकर ध्यान रखना। सर इलाइजा इम्पी थे, फर्स्ट सीजे थे। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे? इलाइजा इम्पी। इसका ध्यान रखना है। अब देखो, जो कंपनी के जो वर्कर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो क्या कर रहे थे? प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और खुद के लिए धन अर्जित कर रहे थे। तो
तो अगर आपको करप्शन रोकना है तो उसका सबसे मेन मुद्दा क्या होना चाहिए कि जो प्राइवेट ट्रेड था उसमें और ब्राइब्स जो एक्सेप्ट कर रहे थे उनको कंपनी ने क्या कर दिया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने बंद कर दिया। हमने फिर बात की थी सबसे पहले कंपनी में करप्शन और सबको कर्ब करने के लिए मिलिट्री और रिवेन्यू और सारे अफेयर्स को ध्यान में रखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि वो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है कि नहीं इसका पूरा ध्यान रखने के लिए और उसको रिपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिविल मिलिट्री रिवेन्यू अफेयर्स की ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया था। दिक्कत क्या थी इसके वजह से, देखो पहली बार जब अपन कोई भी चीज़ करते हैं किसी भी फील्ड में करते हैं तो उसमें कमियां रहती हैं। कमियों की वजह से क्या था, कुछ रिफॉर्म्स भी आएंगे। एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात थी वो था कि इसमें जो गवर्नर जनरल था उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल नियुक्त की गई थी। देखो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, जिसमें कितने मेंबर थे, 4। ये क्या होगा, एक गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी तरह है, आज के कैबिनेट की तरह, ध्यान रखना, क्योंकि अभी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगी वो कैसे होगी, जो आज की लेजिस्लेचर है उसकी तरह, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा आज की उसके लिए कैबिनेट। तो हम कह सकते हैं इनिशियल कैबिनेट फॉर्मेशन का जो सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अपना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। अब देखो यहाँ पे एक और चीज जो थी, इसमें गवर्नर के पास विटो नहीं थी, नो विटो। जो गवर्नर जनरल था उसके पास विटो नहीं थी कि कोई भी डिसीजन है उसको विटो कर सके। जैसे देखो बाद में जितने भी एक्ट आएंगे, हमने जब भी पढ़ा है आगे भी पढ़ेंगे, उसमें लिखो या नहीं लिखो, हर जगह गवर्नर जनरल जो रहेगा, जब वो इंडिया का बन जाएगा, वाइसरॉय होगा, सबके पास विटो रही है। लेकिन ध्यान रखना जो पहला एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल को विटो नहीं दी गई थी, उसके पास विटो नहीं थी कि कोई भी डिसीजन को रोक सके। तो सबसे पहले जब पहला एक्ट आया तो उसमें कुछ कमियां लगी 1773 में, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत लगी। तो पहला अमेंडमेंट आया 1781 में। इसका ध्यान रखना, जो 1781 का अमेंडमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम था, ये किससे रिलेटेड था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से। आपको आ जाए 1781 में क्या हुआ, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था। उसकी पावर्स डिफाइन की गई, उसके सब्जेक्ट्स डिफाइन किए गए, कौन कौन सब्जेक्ट होगा, किस किस पे पावर रहेगी, कौन इंक्लूडेड है, कौन एग्जेम्प्टेड है, ये सब किस में डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले एग्जेम्प्टेड कौन थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर थे जो मद्रास बॉम्बे के, और मेंबर्स ऑफ काउंसिल जो थे वो एग्जेम्प्ट किए गए थे। जो जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी एक्शंस लेंगे उससे वो एग्जेम्प्टेड थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो था, क्योंकि इसकी उससे पहले वरना टसल हो रही थी सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल और गवर्नर जनरल में कि कौन सुपीरियर है, किसका एक्शन माना जाए। तो इसलिए अमेंडमेंट एक्ट लाएगा जिससे क्लियरली डिफाइन हो सके कि कौन इसके अंदर है पावर्स के और कौन बाहर है। एग्जेम्प्ट किया गया था। तो ये आ जाएगी कि क्या उनके ऊपर एक्शन ले सकता था सुप्रीम कोर्ट, नहीं, 1781 के अमेंडमेंट से इनको बाहर कर दिया गया था। उसके बाद जब चल रहा था ये, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी, क्योंकि ना तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका क्लियरली डिफाइन था कि भाई उसकी जो पावर्स हैं वो जो मद्रास बॉम्बे उनसे बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियरली डिफाइन नहीं थी कि कितना सुपीरियर है, ये क्या क्या उसके एक्स्ट्रा पावर्स हैं। तो इसकी वजह से टसल हो रही थी। तो जो सबसे पहला काम हो वो तो क्या होना चाहिए, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसकी पावर्स डिफाइन करो। तो इन्होंने जो सबसे पहला काम किया तो ये किया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो इन मैटर्स ऑफ वार, डिप्लोमेसी और रिवेन्यू, इन तीनों में सुपीरियर है, किससे, जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे। क्यों आया ये, तो इसकी हिस्ट्री देखते। जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ था वो हुआ था जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में क्या हुआ था, 1775 में स्टार्ट हुआ था। ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी, रघुनाथ राव आए थे, ये सब हम डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस टाइम, वारन हेस्टिंग्स, वो नहीं चाहते थे, उनकी बिना परमिशन के जो बॉम्बे के गवर्नर थे उन्होंने वार स्टार्ट कर दिया था। तो वारन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ पुरंदर की थी 1776 में, लेकिन उस ट्रीटी को नहीं माना और वार कंटिन्यू रहा। क्योंकि गवर्नर ऑफ जो बॉम्बे थे उन्होंने कहा कि आपकी पावर नहीं है, ये बॉम्बे का मैटर है तो हम डील करेंगे इसको। तो इसलिए 1782 तक ये वार खिंचा। उसके बाद जो वारन हेस्टिंग्स थे और जो गवर्नमेंट थे उसको आया कि इसमें भाई चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद 1784 में जो अमेंडमेंट आया उसमें क्या, वार, डिप्लोमेसी और रिवेन्यू तीनों को इससे बाहर रख दिया। उसके बाद क्या हो रहा था कि कंपनी में जो पहले थी 1+4,
तो 1773 में 1+4 था। इसमें क्या हो रहा था, गवर्नर के पास विटो भी नहीं थी, वो तो ये चार मिलकर जो बहुत ही ज़्यादा डिसीजन में क्या हो रहा था, 3 एक साइड हो गए थे। इसकी वजह से गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसका डिसीजन नहीं हो पा रहे थे। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको साइडलाइन किया जा रहा था डिसीजंस में कोरम के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे तो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि ऐसे मैं फंक्शन नहीं कर सकता। तो इसलिए जब अमेंडमेंट आया, पिट्स जो विलियम पिट थे उनके टाइम पे, जब गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे इसको क्या किया गया, 1+3। इसके बाद ये 1833 तक ये ऐसे ही एज इट इज रहेगी। और इसके साथ साथ गवर्नर को क्या दे दी गई थी, विट्टो विट्टो पावर दे दी गई थी गवर्नर को। उसको जिस चीज़ में लगे कि गलत है उस चीज़ को गवर्नर कर सकते थे, विट्टो। अब साथ में क्या हो रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी बहुत इनएफिशिएंसी बची हुई थी। इसकी वजह से जो पिट्स इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट का एंगल आया। हमने पढ़ा था ड्यूल गवर्नमेंट कहाँ पे, बंगाल में थी, जो 1765 से 1772 तक चली थी, जिसमें निजामत और दीवानी राइट्स अलग अलग के पास थे। यहाँ है डबल गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कर दिया गया सेपरेट। कमर्शियल फंक्शंस किसके पास थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 मेंबर बॉडी थी जो बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसको सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स के लिए कर दिया गया। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनके लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। एक नई बॉडी बनाई गई पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। और जो कंपनी की टेरिटरीज थी इनको ऑफिशियली टर्म किया गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। वरना अब तक क्या लग रहा था कंपनी को कि हमारी टेरिटरी है। अगर इनको ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया इन इंडिया कह दिया, इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जता रही है कि अब हमारा सीधा कंट्रोल है, ये ब्रिटिश पोजीशन है ना कि कंपनी की पोजीशन। ने देखा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने कर दिए गए, 3 मेंबर कर दिए गए। डबल गवर्नमेंट हमने देखा क्यों, क्योंकि कमर्शियल फंक्शंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास हैं और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको कौन नियुक्त करता था, कंपनी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ड्यूल हो गया, कंपनी का भी एक एस्पेक्ट है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसलिए इसको डबल गवर्नमेंट कहा गया, 2 इंजन की सरकार। आज की भाषा में कहें तो डबल इंजन की सरकार थी उस टाइम, ब्रिटिश की भी, एक साइड से कंपनी भी और ब्रिटिश भी। पार्लियामेंट्री कंट्रोल बढ़ गया कैसे, भाई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, उसको इलेक्ट सेलेक्ट भी कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पार्लियामेंट कर रहा है, नियुक्त कर रहा है वो, तो उनका डायरेक्ट और स्ट्रांग हो गया जो उनका वो था। अब हम देखते हैं नया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 जो सबसे फेमस है, एक तो इसने क्या किया था, इसने कर दिया था कंपनी की मोनोपोली को कितने साल तक बढ़ाया था, 20 साल तक। इसके बाद अब हम जो भी चार्टर एक्ट देखेंगे वो कितने साल बाद आएंगे, 20 साल बाद आएंगे। तो 20 साल के लिए चार्टर को बढ़ा दिया इन्होंने, कहा था, और हर 20 साल बाद अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर कंपनी ने कहा कि जो क्योंकि ब्रिटिश पोजेशंस हैं, ये कहा था, और उससे एक कदम आगे गए। पहले तो क्या कहा था कि कंपनी पोजेशंस, अब इन्होंने कहा कि 1793 में एक एस्पेक्ट कहा गया था कि जो पोजेशंस हैं, जो कंपनी है, वो सोवरिन बॉडी नहीं है। सोवरिन मतलब खुद से इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर है, और वो क्राउन जो वहाँ का राजा है उसकी तरफ से एक एजेंट के तौर पे काम कर रही है, ना कि अपने आप को वो समझे कि ओनर समझे इस पूरी प्रॉपर्टी का, इस पूरे पोजेशन का। तो वो वर्क किसके बिहाफ पे कर रही है, क्राउन के बिहाफ पे। तो वो कह रहे थे कि जो हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियुक्त कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से जो कंपनी है उसको एक वो दे रहे हैं कि सहायता दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्योंकि ये काम इंडिया के लिए कर रहा है, तो इनकी सैलरी, इनका जो स्टाफ की सैलरी, वो सारी किससे आनी चाहिए, इंडिया के रिवेन्यू से इंक्रीजिंग। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है। जो ब्रिटेन में बैठे हैं, जो बाहर हैं, उनकी सैलरी भी कौन दे रहा है, इंडिया दे रहा है। इससे बढ़ेगा टैक्स, पैसा अगर जा रहा है, सैलरी जा रही है, तो इंडिया पे प्रेशर बढ़ेगा। और 1793 से जो भी अपॉइंटमेंट होंगे, वो अपॉइंटमेंट सारे के सारे, चाहे कंपनी करे चाहे किसी भी चीज़ का हो, बिना रॉयल सैंक्शन के, अब से बिना किसी रॉयल सैंक्शन के कोई अपॉइंटमेंट कहीं भी नहीं हो सकता था। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 तक आते आते जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अब तक आते आते क्या होगा, कंपनी के जो पोजेशंस थे बहुत ज़्यादा हो गए। कैसे, बीच में सब्सिडरी अलायंस आया, तो डायरेक्ट तो मराठाज ने भी साइन कर लिया, मैसूर ने भी साइन कर लिया, त्रावणकोर, हैदराबाद सब साइन कर चुके, उदयपुर वगैरह सब साइन कर चुके थे लगभग तब तक। एक महाराजा रंजीत सिंह बचे थे, और पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब को रूल कर रहे थे, उनके अलावा लगभग कंपनी सबको अपने अंदर ला चुकी थी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो कंपनी के पोजेशंस बहुत ज़्यादा हो गए थे। साथ ही साथ ब्रिटेन में क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फ्री फ्लो पे था,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब तक किस पे आ गया था, फ्री फ्लो पे आ गया था। तो कैपिटलिस्ट बहुत अमीर होते जा रहे थे, तो उनका दखल बढ़ रहा था। साथ ही साथ एक थ्योरी थी जो कि काफ़ी टाइम से एक्टिव थी और जो बहुत ही फेमस होती जा रही थी, जिसको हम लेसर फेयर बोलते हैं, LAISSEZ, स्पेलिंग ये है। एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है लेट अलोन, इसका मतलब है फ्री ट्रेड। एक प्रकार से मान लो फ्री ट्रेड थ्योरी बहुत ही पॉपुलर हो रही थी, तो सब जगह वो चाहते थे कि बैरियर्स हटें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बैरियर क्या बचा हुआ था 1793 तक, अभी तक क्या था कि किसी को और ट्रेड की अनुमति नहीं थी, मोनोपोली थी किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसके साथ साथ जो इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इतना प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन सेलिंग घट रही थी। क्यों? क्योंकि यूरोप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा था इस टाइम। कौन था? नेपोलियन था। नेपोलियन था कहाँ पे? फ्रांस में। उसका एक सिस्टम आया था, नेपोलियन की वजह से क्या हो रहे थे, पूरे कॉन्टिनेंटल में वार हो रहे थे, कॉन्टिनेंट में, यूरोप के में, साथ ही साथ ब्रिटेन के साथ भी उसकी लड़ाई थी। तो उसने क्या किया था, एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया था। इसमें क्या था कॉन्टिनेंटल सिस्टम में? ब्लॉकेड था, पूरे जो कॉन्टिनेंट था यूरोप का, जो मेनलैंड यूरोप था, उसमें ना तो इंग्लैंड ट्रेड कर सकता था और ना कोई एक्टिविटी कर सकता था, ना रिलेशन रख सकता था, सारे कॉन्टिनेंट को बैन था। इसकी वजह से क्या हो रही थी, ब्रिटिश गुड्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक की तरफ जा रहा था, तो गुड्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन बेच सकते नहीं थे। तो जो कैपिटलिस्ट थे उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेसर फेयर के हमने देखा कि जो फ्री ट्रेड थे उसकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी यूरोप में और इंग्लैंड में पूरे टाइम, और कंपनी के पास पोजेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट था। तो अब क्योंकि कैपिटलिस्ट भी पावरफुल हो रहे थे, तो प्रेशर डाल रहे थे बार बार कंपनी पे नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। तो उसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बकल किया और जो कंपनी की मोनोपोली थी वो हटा दी गई, और हटा के बस सिर्फ दो चीज़ों में कंपनी की मोनोपोली रहेगी, ट्रेड इन टी और ट्रेड इन चाइना। इसके अलावा जो भी मोनोपोली थी कंपनी की वो हटा दी। क्यों हटाई? हमने देखा पूरा बिल्डअप ही ऐसा हो गया था। उसके अलावा क्या हुआ, क्योंकि यूरोपियन वार्स चल रहे थे फ्रांस के साथ और बाकी वार चल रहे थे, और ब्रिटिश जो पोजेशंस थे ऑल अराउंड साउथ अफ्रीका और बाकी जगह भी ब्रिटेन के पोजेशंस बढ़ते जा रहे थे, तो उनके पास क्या थी, मैन पावर कम पड़ रही थी। आपको तो पता है हम एक चीज़ में आज तक सबसे आगे हैं, वो क्या है, मैन पावर। ब्रिटेन को लगा कि इस मैन पावर को यूज किया जाए, लेकिन उनको लगा कि यार ये समझ नहीं पाएंगे, तो अगर हमारा सिस्टम इनको समझाना है तो हमारी एजुकेशन आनी चाहिए। तो इसके लिए जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो एंग्लो सिस्टर ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी है, जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप इतना ध्यान रखो कि क्योंकि मैन पावर चाहिए थी तो उनको पढ़ाना था, इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए 1 लाख रुपए प्रति साल खर्च करने की प्रावधान किया गया, जिससे इंडियन नेटिव्स हैं उनको एजुकेशन दी जा सके। क्यों? जिससे वो चीप लेबर, उस टाइम क्या क्या सोच रहे थे कि बाबूज बनाए जा सके। एक टर्म था, फेमस टर्म था बाबूज, कि वो बनाए जा सके। इसके लिए 1 लाख रुपए, क्योंकि उनके पास मैन पावर कम पड़ रही थी, लड़ाई में काफ़ी लोग मारे जा रहे थे, पोजेशंस पूरे वर्ल्ड ओवर बढ़ते जा रहे थे। उनको लगा कि इंडिया में इतनी ज़्यादा मैन पावर है, अगर इनमें से कुछ को जो वेस्टर्न एजुकेशन रहेंगे तो हमारे लिए लॉयल रहेंगे, उन लॉयल बंदों की एक फौज खड़ी की जा सके जो हमारी पोजिशंस को मेंटेन करवा सके। इसके साथ साथ इवेंगलिस्ट, क्रिश्चियंस और बाकी जो, आपको पता है कि अभी हमारे हर देश में रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में भी, बाकी सब जगह पे, तो उस टाइम कितना पावरफुल होगा उनका इन्फ्लुएंस। वो काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कंपनी से कि उनको फ्री हैंड दिया जाए, उनको परमिट किया जाए वर्क इन इंडिया के। तो फाइनली 1813 में जैसे ही फ्री ट्रेड आया, उसके साथ साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ किया गया कि वो आके इंडिया में प्रोपगेट कर सकते हैं क्रिश्चियनिटी को। इसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट थे, तो म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह थे, उनको अलाउ किया गया, जो बॉम्बे उधर अलाउ किया गया, वो टैक्स अपने भी लेवी कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो हम देखते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो किस बैकड्रॉप में आया था। हम देख रहे थे फ्री ट्रेड लेसर फेयर की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही थी, फ्री ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, फ्री ट्रेड हो रही थी। तो जो इसकी वजह से क्या होगा कि पहले जो ट्रेड इन टी और चाइना में जो मोनोपोली थी वो अब क्या कर देगी, खत्म कर देगी। मतलब अब सबके लिए मार्केट इंडिया का पूरी तरह ओपन कर दिया गया। पूरी तरह ओपन कर दिया तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मियरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी जो क्राउन की तरफ से जो इंडिया में पोजेशंस हैं उनके, उन सारों को हैंडल करेगी। ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी। कैसी? ये देखो, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके साथ साथ क्या हुआ कि अब क्योंकि जब फ्री ट्रेड करेंगे तो वो चाहते थे कि कम से कम लॉ आए, तो सेंट्रलाइजेशन हो कि एक सेंटर हो जहाँ से अपन अलग अलग से ज़्यादा लॉ बना सकें। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ और ज़्यादा फोकस किया गया। तो उसके लिए क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बंगाल था उसका डेजिग्नेशन चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है और घुमा फिरा के भी आ सकता है कि कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कौन से चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगे? तो 1833। या फिर पूछ रहे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसे भी याद रखना है इनको। उसके साथ साथ अब जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, बिल्कुल, क्योंकि फ्री ट्रेड चाहते नहीं थे, कि वो चाहते थे कि सेंट्रलाइज कुछ लॉ हों और उनके थ्रू हम सीधा ट्रेड कर सकें। तो जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे मद्रास की, वो नहीं चाह रहे थे कि अलग अलग रूल्स लगे, उनको बिल्कुल हटा दिया गया। अब जब सेंट्रलाइज लॉ बनाना है तो उसके लिए अब हमें लॉ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आज भी हम लॉ कमीशन की हेल्प लेते हैं। तो पहली बार जो लॉ कमीशन था उसका गठन हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और इससे फर्स्ट टाइम एक लॉ मेंबर बना। पहले लॉ मेंबर कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। ये थे। अब पहले कितने थे? अब तक 1833 तक क्या चले आ रहे थे? पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? 1+3, 3 चले आ रहे थे। अब जो लॉ मेंबर बना उसको भी किस में जोड़ दिया गया? गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेकिन एक कैविएट था इसमें। क्या था? ये सिर्फ जब लेजिस्लेटिव फंक्शंस करेगी ये बॉडी, तभी ये रहेगा इसका मेंबर, वरना फुल टाइम मेंबर नहीं था। जो लॉ कमीशन था, जो लॉ कमिश्नर होगा, वो फुल टाइम मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, प्लस बल्कि पार्ट टाइम मेंबर होगा। जब उसको लॉज बनाने हैं तो वो सिर्फ मेंबर होगा। इसलिए उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? 1+3+1, 1+4 नहीं हुई है। ये पार्ट टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर नहीं बना था। और जो रेगुलेशंस थे पहले कहलाते थे, वो अब जो एक्ट कहलाएंगे। जो ब्रिटिश, जो अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल होगी, वो जो एक्ट, जो भी रेगुलेशंस पास करेगी, अब वो एक्ट कहलाते हैं। जैसे आज अपनी पार्लियामेंट जो लॉ पास करते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्ट्स। ऐसे जो लॉ पास करेंगे, कर रही थी गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनको क्या कह रहे थे अपन? एक्ट्स। ये आ सकता है कि कौन से चार्टर एक्ट के बाद जो लॉज पास कर रहे थे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उनको एक्ट्स कहा जाने लगा। तो 1833। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 का जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो क्या हो रहा था? धीरे धीरे जो कंपनी थी उसकी इनफेक्टिवनेस सामने आ रही थी, कि वो ढंग से रूल नहीं कर रहे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठ रहे थे बार बार। तो उसकी वजह से क्या हुआ? अब तक क्या हो रहा था? हर में 20 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे थे, 20 ईयर्स एक्सटेंशन मिल रहा था। लेकिन जब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया तो कंपनी को अपना कंटिन्यू करने का मौका मिला, लेकिन इनडेफिनिट पीरियड था, कि कभी भी जिस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट की इच्छा होगी तब वो उसके चार्टर के प्रिविलेजेस खत्म कर सकती है। उसके साथ साथ क्योंकि अब एरिया बढ़ता जा रहा था, डलहौजी आ गए थे 1847 में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अलग मिस गवर्नेंस और अलग अलग पॉलिसी की वजह से जो ब्रिटिश जो डायरेक्ट पोजेशंस थी वो बढ़ती जा रही थी। उसके लिए जो लॉज थे वो लेजिस्लेट ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ रहे थे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा, तो सबसे पहले तो क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको 1+4 किया गया, मतलब लो मेंबर अब हो गया परमानेंट। इसके साथ लगा कि अब और ज़्यादा डिस्कशन और डेलिब्रेशन की ज़रूरत है। अगर अच्छे लॉ चाहिए तो पहली बार इंडिया में आई लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर। उसमें कितने? 6 मेंबर जोड़े गए। कितने मेंबर? 6 मेंबर जोड़े गए लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी गवर्नर की। और इसमें पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। किनको? जो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा है, वो इन 6 में से 4 बंदों को अपॉइंट कर सकते थे। और इसमें एक जो बहुत ही फेमस है, ओपन किया गया, ओपन कंपटीशन किसमें लागू किया गया? सिविल सर्विसेज में, मेकिंग इंडियंस एलिजिबल। किसमें? अब जो सिविल सर्विसेज थी उनमें ओपन चालू किया गया कि इंडियंस, कोई भी इंडियन बेस्ड ऑन मेरिट, जैसे कि ब्रिटिश होते थे वैसे इंडियंस भी मेरिट के बेसिस पे सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल थे, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो। इसके लिए मैकॉले कमेटी बनाई गई 1854 में, और उसके रिकमेंडेशंस पे आगे काम होगा। लेकिन ये सिर्फ कहना था, इसकी जो कंडीशंस थी वो बहुत मुश्किल कर देती थी किसी भी इंडियन के सिलेक्ट होना। इसलिए 1863 तक में जाके पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर, एटीन 1863 में पहले इंडियन बने थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया था। ये 1+4+6 किसकी तरफ ले गया अपने को? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किस किस के बीच में? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। कैसे? एग्जीक्यूटिव किसका रोल कर रही है? आज की कैबिनेट का। और लेजिस्लेचर किसकी तरह बिहेव कर रही है? आज की पार्लियामेंट के लिए। एक्चुअल में जब एज ए पार्लियामेंट जब लेजिस्लेटिव बॉडी बैठती थी तो ये सारे बैठते थे, प्लस जो चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का, एक बहुत बड़ी बॉडी थी। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो 6 मेंबर कहलाते थे, इनका काम किसका था? एज ए पार्लियामेंटेरियन की तरह। तो 2 बॉडी हो गई थी। अब एग्जीक्यूटिव का अलग काम था, जब लॉ बनाने तो लेजिस्लेटिव बॉडी बैठेगी और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर पहली बार किसमें स्टार्ट हुआ? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। एक चीज हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में छोड़ दी थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था
वो हमारे नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इससे क्या हुआ था। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसमें एक प्रोविजन था, उससे अलाउ किया गया था इंडियंस को, डायरेक्ट इंडियंस एंटर हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की डायरेक्ट एंट्री अलाउ की गई थी। किसमें? सिविल सर्विसेज में अपन 1853 पढ़ा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में बेस्ड ऑन मेरिट, इसमें लिखा हुआ था बेस्ड ऑन मेरिट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, सेक्स और रिलीजन और कास्ट सेक्स और रिलीजन तीनों के बिना। तो ये इसने किसकी पाइपलाइन डाली? एंटी डिस्क्रिमिनेशन की। जो आगे हमारे सारे रिफॉर्म मूवमेंट आएंगे वो इस एक लाइन की वजह से, कि पहली बार इंडिया में लागू हो रहा था कि आपकी कोई कास्ट हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश एलिजिबल हो अगर आप में मेरिट है, काबिलियत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किस में आया था ये? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। यहाँ पे हमारा एंड होता है। इसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है। 1857 के रिवोल्ट के बाद क्योंकि कंपनी का डायरेक्ट रूल खत्म हो जाता है और डायरेक्ट हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर चले जाते हैं, जो कि ऑफिशियली कहलाता है ब्रिटिश राज। तो अब हम देखेंगे पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश राज। तो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के लिए बैकग्राउंड क्या रहा? 1857 का रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट में क्या देखा? जो कंपनी थी उसकी इनएफिशिएंसीज बाहर आ गई। क्राउन को लगा कि इतना जो बड़ा क्राउन ज्वेल है, इतना रिवेन्यू जो जनरेट कर रहा है, इतनी कीमती चीज है जो हमारी, वो जा सकती है हाथ से। कंपनी की इनएफिशिएंसीज थी वो बाहर आ गई। साथ ही साथ ये पता चला कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अब इस काबिल नहीं है कि वो जो इतना बड़ा जो एम्पायर है इंडिया का, उसको हैंडल कर सकता है। तो अब डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल की जरूरत है। साथ ही साथ जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम चला आ रहा था, उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज बढ़ रही थी, वो भी लगा कि ये जो डबल गवर्नमेंट डबल फ्रेमवर्क है, कि एक जो पावर है वो कंपनी को रिस्पॉन्सिबल है जो कमर्शियल अफेयर्स के लिए, एक साइड है जो क्राउन को रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी वजह से जो आपस में फ्रिक्शन बढ़ रहा था और अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। 1857 के रिवोल्ट से सब दिखा। 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ था? तब रिवोल्ट किया तो किन किन्हों ने ब्रिटिश का साथ दिया था? ये जो अपने देसी राजाज थे, जो हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे, वो ज़्यादातर किसकी साइड थे? ब्रिटिश की साइड। तो कंपनी को लगा यार इनको रिवार्ड करने की जरूरत है, तो हम जो चार्टर एक्ट ऑफ 1858 में क्या देखेंगे? इनके लिए रिवार्ड है। साथ ही साथ कंपनी को लगा कि हमारी किसकी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होंगे, कंपनी इनको वो देगी। तो जो पहला जो चार्टर एक्ट ऑफ 1857 ने रिवोल्ट के बाद हुआ, ये किससे आया? सबसे पहले तो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन से। प्रोक्लेमेशन आया कि जो इंडियन जो टेरिटरी है उसके जो वो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, उसकी जो क्वीन विक्टोरिया को उसकी हेड घोषित किया गया। और उसके बाद अब हम आ गए डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रिफॉर्म्स के लिए। हमने क्या देखा था? ये रिवोल्ट किससे स्टार्ट हुआ था? आर्मी से। तो रिफॉर्म्स किस में भी आएंगे? आर्मी में भी आएंगे। बाकी कुछ जो डिटेल बच जाएंगी तो आपको वो हिस्ट्री में भी पढ़ाए जाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इनका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसको हम हिस्ट्री में भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो आप ये मत सोचना कोई टॉपिक की ये पॉइंट छूट गया। कुछ पॉइंट्स जो इसके हैं जो हिस्ट्री के हिसाब से हैं, उनमें एक दो पॉइंट जब हम इसको हिस्ट्री में डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में भी सब पढ़ेंगे, तो देखेंगे हम साथ में। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश किया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब कोई काम नहीं है तो उनको अबोलिश किया गया। जो उनके डायरेक्टर्स थे उन सबको जो पैसा देगा, जैसे हमने जब नेशनलाइजेशन किया था तो जो कंपनी को नेशनलाइज करते हैं तो जो उनका मार्केट रेट है उनको दिया गया और कंपनी को अबोलिश किया गया। ट्रांसफर कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर किसके? ब्रिटिश क्राउन के अंदर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया? वाइसराय। वाइसराय का लिटरल मीनिंग क्या है? वाइसराय कौन होते हैं? जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जो कि किसी किंग या क्वीन की वजह के नुमाइंदे के तौर पे रूल कर रहे होते हैं किसी टेरिटरी को या फिर किसी कंट्री को, उनको बोला जाता है वाइसरॉय। तो अब से जो ब्रिटेन का जो भी हमारा गवर्नर जनरल होगा उसको हम नाम देंगे वाइसरॉय, क्योंकि वो जो ब्रिटेन के महारानी या महाराजा है उसका एक नुमाइंदे के तौर पे हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो अब पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। इसने जो डबल गवर्नमेंट चली आ रही थी इसकी वजह से क्या थी? इनएफिशिएंसीज थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनको क्या कर दिया गया? अबोलिश किया गया। इसकी जगह क्या आ गया? अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी के लिए, को दूर करने के लिए। ये कौन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? आपको लगे कौन था? तो ये एक था ब्रिटिश जो कैबिनेट थी। कैबिनेट में क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है। जैसे अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं, जैसे निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऐसे ब्रिटिश कैबिनेट में एक पोर्टफोलियो था इंडिया अफेयर्स का।
तो जो इस इंडिया अफेयर्स के पोर्टफोलियो को हेड करता था वही हो जाता था हमारा पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पहले हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली कौन थे? हमारे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब क्या था कि जब पहली बार लेके आए तो इस पे मेन फोकस रहा किस पे? कि जो हमारी होम गवर्नमेंट है उसको ही दूर करने पे, इनएफिशिएंसीज को दूर करने पे। इसकी वजह से हमें बहुत जल्दी वापस से अमेंडमेंट लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज बाकी रह गई थी। तो क्या हुआ अभी भाई 1858 से क्या क्या गया था, हमने क्या क्या चेंज किए हैं? बस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिया है, वॉइस रॉय बन गया। तो ये सब क्या हो रहा है? जो ब्रिटिश रूल है उसका मैकेनिज्म चेंज हो रहा है। लेकिन इंडियंस को लगा जिन्होंने साथ दिया था या जो पॉलिसी थे कि हमारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इंडियंस की भी तो डिमांड थी। तो कंपनी को लगा भाई अगर इंडियंस को कुछ कंसेशन से नहीं दिए जाएंगे तो उनका विरोध कैसे शांत होगा। इसीलिए जस्ट 3 साल बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया। काउंसिल्स एक्ट क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी इनके जो उसमें मेजर रिफॉर्म्स के लिए एक्ट आए थे, इसलिए इनको नाम किया गया गवर्नर जनरल इंडियन काउंसिल्स एक्ट। 1861 में आया है। इससे क्या होगा? जो इंडियंस हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन किस में दी गई? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिससे उनके ग्रीवेंसेस थोड़े दूर हों, उनको लगे। लेकिन कौन थे ये? कैसे नहीं होते? नॉमिनेट किए जाएंगे। कौन नॉमिनेट कर रहा है? वाइसरॉय। तो किसको नॉमिनेट करेंगे? जो इनके लॉयल बंदे होंगे। इनके लॉयल कौन थे? राजा महाराजा। इन्होंने साथ भी दिया था ब्रिटिश के 1857 में। उसका इनके इनाम के तौर पे ये इनके जो लॉयल बंदे थे, राजा हो बनारस, महाराजा हो पटियाला, सरदिनकर राव, इनको किस में नॉमिनेट किया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना, पूछा जाए कि पहली बार इंडियंस का पार्टिसिपेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन से काउंसिल एक्ट के द्वारा आया, तो 1861 के द्वारा। फिर एक और चीज़ हुई जो हम पोर्टफोलियो सिस्टम आज पढ़ते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्टर्स के पास। तो पहली बार, क्योंकि जो ये जो इंडियन जो कैबिनेट थी, कैबिनेट किसको बोलते थे? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अब क्या किया गया था? अलग अलग को, जैसे लॉ मेंबर था उसको लॉ का काम रह गया, अलग अलग को अलग अलग पोर्टफोलियो दिए गए थे। और उनको पोर्टफोलियोज को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। वर्क का डिवीजन किया गया था पोर्टफोलियो, जिससे कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स स्पेसिफिक काउंसिल मेंबर्स को मिले और वो अच्छे से रूल कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। तो इसको पहली बार लीगली रिकॉग्नाइज किस में किया गया? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में। उसके अलावा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पहली बार वाइसराय को मिली, कि जब अपने लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के अलावा सीधा ऑर्डिनेंस बना के उसको कोई सब्जेक्ट लगे तो ड्यूरिंग इमरजेंसी वो एक्ट पार्लियामेंट का लॉ बना सकता है। आज भी हमारे पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। किस किस के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? अभी प्रेसिडेंट और गवर्नर। आज भी तो है। अभी भी कितना टाइम वैलिड है? 6 मंथ्स के लिए। प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल के अंदर है? डिफाइन है आर्टिकल 123। गवर्नर की किसके अंदर है? आर्टिकल 213। अभी भी 6 महीने, जब कोई भी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन सेशन नहीं रहेंगे तो सेशन में आने के 6 महीने तक ये वैलिड रहता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आज भी है, प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर के पास भी है। इस टाइम किसको किया गया था? वाइसरॉय था, उसको क्या दी गई थी? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इमरजेंसीज में। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता। अभी तक हम 1833 से हम देख रहे थे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की तरफ था। डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि पोजीशंस बड़े बड़े थे, तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की, वो उनको वापस कर दी गई थी, उनको थोड़ी बहुत पावर्स दे दी गई थी। अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड देखो, हर चीज़ में क्या है कि कोई भी एक्ट आ रहा है, काउंसिल एक्ट आ रहा है, तो किसी न किसी स्पेसिफिक कारण से आ रहा है। इस टाइम का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उस टाइम क्या थी? कांग्रेस। क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस कब बनी? 1885 में। इनिशियली ब्रिटिश को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे कंट्रोल में है, सिर्फ कुछ इलीट लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे थे, कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, उसकी प्रेजेंस बढ़ रही थी, और वो जो लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन थी उसको चैनल कर पा रहे थे, और वो दिखा रही थी कि लोगों में कितनी फ्रस्ट्रेशन है। और उनको कौन इस फेज में कौन रूल कर रहा था? कांग्रेस किसके कंट्रोल में थी? मॉडरेट्स के में। तो वो क्या चाहते थे? मॉडरेट्स कभी आज़ादी की मांग नहीं कर रहे थे, वो रिफॉर्म की मांग कर रहे थे, हमें रिफॉर्म दो। वो ब्रिटिश के अंडर में रह के फिर रिफॉर्म्स चाह रहे थे। तो इसके लिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आया और काउंसिल में फिर से रिफॉर्म लाए गए। द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बट मेंटेन ऑफिशियल मेजोरिटी। मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल कौन? ऑफिशियल कौन थे? जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट वर्कर्स हैं वो हैं ऑफिशियल, जो डायरेक्ट कंपनी के लिए काम कर, जो गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं वो ऑफिशियल हैं। नॉन ऑफिशियल कौन है? जो बाहर से हैं,
जैसे अपॉइंट किया था महाराजा बनारस ना, राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, ऐसा ही जो और नॉमिनेट किए जाएंगे होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। लेकिन क्या मेंटेन की थी, मेजोरिटी मेंटेन किसकी की थी, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट वर्कर्स थे उन्हीं की, प्रोविंशियल लेवल पे भी और लेजिस्लेटिव जो प्रोविंशियल पे भी और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वहाँ भी, दोनों जगह मेंटेन की थी ऑफिशियल मेजोरिटी। लेकिन कुछ आज़ादी दी थी, क्योंकि जो सबसे पहले ज़्यादा आज़ादी मांगते थे मॉडरेट्स किसकी, प्रेयर, पेटिशन और प्रोपेगेंडा, यही तो फैलाते थे, इनको बोलने की आज़ादी चाहिए थी। तो जो सबसे ज़्यादा बोलने की आज़ादी चाहिए थी, तो फिर क्या हुआ, इनको डिस्कस करने की पावर देगी बजट को। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकते थे, एक क्वेश्चन पूछना अलाउ था, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। इसका मतलब बोलने तो दिया, पर एक प्रकार से तोते को पिंजरे में कैद कर दिया गया कि इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस लगा दी कि आप इफेक्टिवली कुछ पूछ ही नहीं सकते। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका इलेक्शन हो रहा था। कैसे इलेक्ट हो रहे थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अगर आज जाए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन किससे स्टार्ट हुआ, कौन से एक्ट से, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। किस कौन कर रहा था इसको, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे प्रोविंसेस में, उनको कौन नॉमिनेट कर रहा था, तो मिल के कर रहे थे, बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर्स, अलग अलग जो चैम्बर थे कॉमर्स के, वो अलग अलग मिल के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको नॉमिनेट कर रहे थे। तो ये क्या हो रहा था, एक प्रकार से इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, किसके लिए, जो अपने प्रोविंशियल काउंसिल्स थी। ये किस में नहीं हो रहा था अभी, सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए नहीं हो रहा था, किसके लिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए हो रहा था। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 पे। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या हो रहा था उस टाइम इस देश में। तो बैकग्राउंड क्या था, 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, और पूरे देश में एक लहर दौड़ गई, उमंग दौड़ गई। लेकिन उसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ी चीज निकल के आई थी, वो क्या आई थी, स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। कौन थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ये थे कांग्रेस के दो गुट। क्या अंतर था नाम से, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि प्रेयर, पेटिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही एक चेंज हो इंडिया में। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, रेडिकल चेंज, कि पोजेसिवली अपन एक्टिव स्टेप लेकर ब्रिटिश का राज को उखाड़ फेंके और खुद का डोमिनियन स्टेटस वगैरह की मांग कर रहे थे। फिर वो एक्टिवली मांग कर रहे थे, सेल्फ रूल की मांग कर रहे थे। स्वदेशी जो मूवमेंट भी आया था उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, इनका जो झगड़ा था वो बढ़ता गया, और 1907 में फाइनली क्या हुआ, सूरत स्प्लिट। क्या हुआ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस से अलग अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट को बाहर जाना पड़ा, मॉडरेट्स ने कांग्रेस को कब्जा लिया। अब मॉडरेट्स कौन थे, कांग्रेस एक प्रकार से जो अंग्रेज थे उनके लिए उनको डील करना आसान था, क्योंकि वो इंग्लिश दायरे में रह के ही रिफॉर्म चाहते थे। वो रिफॉर्म चाहते थे इंडियन काउंसिल में रिफॉर्म हो, इंडियंस को और ज़्यादा आज़ादी मिले, इसलिए उनके हिसाब से क्या होगा, एक एक्ट लाना पड़ेगा जिससे कि उनकी भावनाओं को शांत किया जाए। दूसरा क्या था, जब स्वदेशी मूवमेंट चला, पार्टीशन ऑफ बंगाल चला, तो जो स्वदेशी मूवमेंट जब इतना बड़ा हो रहा था, तो अंग्रेजों को लगा कैसे काम नहीं चलेगा, फूट डालो और राज करो की जो उनकी नीति थी, डिवाइड एंड रूल। उसके लिए उन्होंने जब आगा खान शिमला में डेपुटेशन पे, जब क्या होता था समर में, जो अंग्रेज थे उनकी कैपिटल होती थी शिमला में, तो शिमला में जाके आगा खान 3500 लोगों के साथ मिला था। तो उसको जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, वाइस रहे थे उस टाइम के, मिंटो, उन्होंने कहा कि तुम भी अपनी वो बनाओ, पार्टी बनाओ। तो मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। मुस्लिम लीग एक लीड्स की पार्टी थी, ज़्यादा लोगों में उसका क्रेज था नहीं, तो कैसे उसको कुछ कंसेशंस देंगे तभी तो मुस्लिम लीग सक्सेसफुल हो पाएगी। तो दो चीज़ हो गई। अब मॉडरेट्स को अगर फायदा देना है, एक्सट्रीमिस्ट को हटाना है, पार्टी में से कमजोर करना है, जिससे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट थोड़ा कमजोर पड़े और उनका विरोध थोड़ा कम हो, क्या होगा, काउंसिल में कुछ रिफॉर्म होने चाहिए, जिससे मॉडरेट्स को सोच के उसके साथ साथ कुछ मुस्लिम लीग को भी कुछ कंसेशन दिए जाएं, जिससे कि मुस्लिम लीग मुस्लिम्स में जाके बता सके और मुस्लिम्स की बड़ी से बड़ी पार्टी बन सके। तब हम एक एक करके रिफॉर्म्स देखते हैं, वो सारे इसी बैकड्रॉप में रिफॉर्म्स होंगे। तो देखते हैं पहले क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया सेंट्रल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें मेंबरशिप को कितना कर दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया, जिससे कि क्या होगा, ज़्यादा और इंडियंस को उसमें शामिल किया जा सके, अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो। अब क्या किया गया,
ऑफिशियल मेजोरिटी कहाँ रखी गई, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, बट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि इंडियंस की मेजोरिटी, नॉन ऑफिशियल मतलब में आधे नॉमिनेटेड थे, जो कि गवर्नर जनरल खुद, वाइस रॉय थे खुद नॉमिनेट करते थे, या फिर जो वहाँ के गवर्नर थे जो प्रोविंसेस के वो नॉमिनेट करते थे। नॉन ऑफिशियल मतलब बस वो डायरेक्ट वर्कर नहीं थे अंग्रेजों के, पर थे वो अंग्रेजों के नुमाइंदे ही। हाँ, पर थोड़े बहुत इंडियंस को भी मौका मिला। क्या होता था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स थे उनको सेलेक्ट करने की पावर दी गई थी। जैसे जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप थे इन सबको मौका मिला था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज वगैरह को मौका मिला था। इसके साथ साथ जो पहली बार क्या हुआ था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, दो चीज़ पढ़ी पढ़ी थी अपन ने, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो 1861 से क्या हो रहा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इंडियंस की एंट्री हो चुकी थी, राजाओं बनारस, महाराजाओं पटियाला और सरदिनकर राव की एंट्री हुई थी। पहली बार क्या हुआ, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, उसके अंदर मतलब 1+4 है, तो इस 4 में एंट्री हो गई थी पहली बार, मतलब कैबिनेट में, मतलब मिनिस्टर बनने लग गए थे अब हम। 1861 से लेके और लास्ट में फाइनली जाके 1909 में 48 साल लगे हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में घुसने के लिए। और ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कौन था जो पहला बंदा जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिलेक्ट हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसका नाम आ सकता है। और ये भी आ सकता है कौन से मेंबर बने थे एग्जीक्यूटिव के अंदर, लॉ मेंबर। हमने देखा था ना लॉ मेंबर जो जुड़ा था 1853 में, फाइनल मेंबर बना था। 1833 में क्या हुआ था, पहली बार लॉ मेंबर की पोस्ट आई थी, लॉ कमीशन बना था। उसके बाद 1853 से जो लॉ मेंबर था परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया था। तो क्या बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पहले इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने, और उनको कौन सी पोस्ट मिली थी, लॉ मेंबर की। अब मुस्लिमों को खुश करने के लिए क्या किया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए मुस्लिम्स को क्या दिए गए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे। किस लिए दिए गए, मुस्लिम लीग क्या दिखाएगी, जब ये दिखाएगी तभी तो उसको कुछ मिलेगा। मुस्लिम लीग को जब लोगों को जाकर दिखाएगी, नई नई पार्टी बनी है वो दिखाएगी कि हम देखो तुम्हारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले आए, तभी तो उसको मिलेगा और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। उनकी इससे क्या होगी, उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो कामयाब होगी। इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ कम्युनलिज्म कैसे हैं, डिवाइड करने के इंडिया को पहली बार जो मिंटो ने वो डाल दिया था। अब इसमें इस सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, देखो अभी अपन जो पढ़ते हैं वो क्या है, अभी भी अपने लोकसभा और विधानसभा में सीट रिजर्व्ड है, वो क्या है, रिजर्व्ड। ये क्या है, सेपरेट। सेपरेट में क्या अंतर है, सेपरेट का मतलब है कि सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट हो सकता था और मुस्लिम ही इलेक्टोरल रोल में आ सकते थे सेलेक्ट करने वाले। बाकी जो पॉपुलेशन थी हिंदू से क्रिश्चियन उस एरिया की, वो थे ही नहीं, वो हिस्सा ही नहीं बन सकते थे इलेक्टोरल प्रोसेस का। जो सीट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कर दी थी वो मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा और मुस्लिम ही चुनने वाले होंगे, और जो भी पॉपुलेशन उस एरिया की उसको कोई लेना देना नहीं था। ऐसे कुछ जो अलग से जो इनके जो खास थे उनको भी दिया गया था, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी जमींदार वगैरह थे, उनको भी रिप्रेजेंटेशन स्पेशल दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या हो रहा था उस टाइम। क्या हुआ था, वर्ल्ड वार 1 हुआ था 1914 से 1918 तक। इसमें क्या हुआ था, इंडियंस ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को। इंडियंस क्या सोच रहे थे, इंडियंस गांधी जी वगैरह, कांग्रेस, इंडियन सब ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को। वो क्या उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही अब हम जब सपोर्ट करेंगे तो जब जैसे वर्ल्ड वार खत्म होगा तो इसका रिवार्ड मिलेगा उन्हें, और कुछ अच्छे कंसेशंस देगी, डोमिनेंट स्टेटस या कुछ। डोमिनेंट स्टेटस की मांग उस टाइम एक्टिव हो गई थी, तो कि ब्रिटिश इसका रिवॉर्ड देंगे। लेकिन मिला क्या, पनिशमेंट। कैसे, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट मिला 1919 में। क्या था ये, रिवोल्यूशनरीज एनार्कीज एंड रिवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट भी बोलते थे इसको। इसमें किसी को भी उठा के सीधा जेल में डाल सकते थे बिना कोई वो सुनवाई हुए, और आपको 1 साल तक जेल में रख सकते थे। किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं है, कोई पेशी की जरूरत नहीं है, सीधा एक्ट था, इसलिए काला कानून बोलते थे इसको। जो रिवोल्यूशनरी थे, जो हमारे लीडर थे, वो इसको काला कानून बोल रहे थे। तो मतलब हमें सपोर्ट का एक तो बहुत नुकसान हुआ। इसकी वजह से आप देखो इसके विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो फिर जलियांवाला बाग जो मैसेकर होता वो सब, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो ये सेक्शन है हिस्ट्री में आएगा हमारे। इसके साथ साथ क्या हुआ था, अब इसी टाइम एक और बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी जो इंडिया में आ चुकी थी, कौन, गांधी जी।
आ गए थे 1915 में इंडिया, 9 जनवरी 1915 को इंडिया आ गए थे। उसके बाद गांधी जी चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में आंदोलन भी कर सके थे। तो गांधी जी ने भी साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का, तो वो भी उम्मीद कर रहे थे कि अंग्रेज इसका बहुत बड़ा कुछ इनाम देंगे, लेकिन हुआ था उल्टा। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी की भी सारी उम्मीदें टूट गई थी। तो अगर उसके साथ साथ लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट किसका हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, ये भी साथ आ गई थी। मतलब सब जगह अंधकार था और उनको ज़्यादा डर लग रहा था। इसलिए 1919 में एक नया एक्ट लाया गया जिससे कि कंसेशंस दिए जाएं, इनकी मांगों को ध्यान में रखा जाए। इसलिए आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम और भी बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन थे उस टाइम? वाइसरॉय। तो इसके मेन प्रोविजन अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट। क्या है ये? हम आगे पढ़ेंगे शेड्यूल 7। अभी भी हमारे कैसे है? 3 लिस्ट में है हमारे। क्या? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। 3 लिस्ट है। मतलब क्या है? वो सब्जेक्ट जिन पे यूनियन अकेला एक्टिव वो कर सकता है वो यूनियन लिस्ट है, और जिन पे स्टेट कर सकता है वो स्टेट लिस्ट है, और जिन पे दोनों की वो कॉन्करेंट। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट थे। कुछ सब्जेक्ट को सेंट्रल लिस्ट में रखा और कुछ को प्रोविंशियल लिस्ट में। मतलब जो प्रोविंशियल लिस्ट में सब्जेक्ट थे, अब वो प्रोविंसेस को उन पे लॉ बनाने के लिए आज़ादी मिल गई थी। प्रोविंसेस को मतलब कुछ छूट दी थी। और जो कुछ सब्जेक्ट थे वो किसके रह गए? सिर्फ सेंटर के लिए। इसके साथ साथ प्रोविंसेस में क्या आया था? डाइआर्की। डाइआर्की का मतलब क्या था? कि 2 गवर्नमेंट थी, कि कुछ सब्जेक्ट तो रखे गए थे रिजर्व, कुछ कर दिए थे ट्रांसफर्ड। यहाँ पे थी मतलब दोहरी राज था। रिजर्व पे, रिजर्व का मतलब क्या था? जो टोटल सब्जेक्ट्स थे उसमें से जो प्रोविंशियल लिस्ट में जो सब्जेक्ट बचे थे उनको भी 2 में, डाइआर्की का मतलब 2 में डिवाइड कर। रिजर्व पे किसका था? जो गवर्नर थे उनका था विट्टो, उनके अंडर रहते थे डायरेक्ट। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो किसके पास चले गए थे? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी वो इन पे बना सकती थी कानून। अब ये क्या होंगे? जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे फाइनेंस है वगैरह है, ये सब तो किसके पास रह जाएंगे? रिजर्व थे गवर्नर के पास। और जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर है अपना, जो वो म्यूनसिपैलिटीज वगैरह है, ये किसको ट्रांसफर कर दिए थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, कि वो उस पर कानून बना सकते थे। लेकिन फाइनेंस किसके अंडर में था? गवर्नर के में। तो एक प्रकार से लग रहा था कि उनको आज़ादी दी है, लेकिन तो फाइनेंस ही नहीं है, तो आज़ादी किस काम की थी? और ये था सेंटर पे क्या किया था उन्होंने? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या? बाई कैमरल मतलब 2 टाइप का। अभी जैसे है अपनी लोकसभा और राज्यसभा, मतलब 2 में डिवाइड कर दिया था पार्लियामेंट को, लोकसभा में और राज्यसभा में। एग्जैक्ट नाम लोकसभा राज्यसभा नहीं था, लेकिन हम बता रहे जैसे बाई कैमरल मतलब लेजिस्लेचर मतलब 2 विंग हो, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस, 2 हाउस में डिवाइड कर दिया। जो पार्लियामेंट है एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। इसी को हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। मतलब 2 घर, 2 हाउस हो, जहाँ पार्लियामेंट के हाउस को जब 2 में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो सेंटर पे बनेगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। उसके साथ साथ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, अंग्रेजों को तो खून मुंह लग गया था कि वो बांटो राज करो। उनको लगा कि अब और लोगों को, वो इसको यूज करने लग गए थे हथियार की तरह। तो उन्होंने कहा कि और इसको बढ़ाते हैं। तो उन्होंने सिख्स को दे दी, इंडियन जो क्रिश्चियन थे उनको दे दी, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस। वो एक एक करके ऐसे करते जा रहे थे जिससे कि इंडियंस में आपस में पावर के लिए और कंसेशंस के लिए चाहत बढ़े, और वो हमारी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा है और आपस में उनमें फूट पड़े। फ्रेंचाइजी डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे इन जो पोस्ट थे उनके लिए, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे या सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो लोग आ रहे थे उनके लिए। लेकिन फ्रेंचाइजी बहुत लिमिटेड थी। किस किस बेसिस पे थी? तो 3 बेसिस पे फ्रेंचाइज थी, कि प्रॉपर्टी आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना एक फिक्स टैक्स दे रहे हैं, और एक एजुकेशन के 3 क्राइटेरिया रखे थे। जो उनको फिलफिल करते थे वही सिर्फ इलेक्टर हो सकते थे। तो लगभग 3% जो पॉपुलेशन थी वो ही इलेक्टर थी इस टाइम। 3% लोग एलिजिबल थे। इन 3 कंडीशंस की वजह से सिर्फ 3 इतनी स्ट्रिंजेंट थी कि सिर्फ जो टोटल देश था उसके 3% लोग थे वो ही वोट कर सकते थे। मतलब इलीट्स का वोट था, इलीट्स ही सेलेक्ट कर रहे थे, इलीट्स ही वोट कर रहे थे। इसके साथ साथ क्या बना? पब्लिक सर्विस कमीशन बना। और क्योंकि सब्जेक्ट जब सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट हो गई, उसके साथ प्रोविंशियल लिस्ट पे जब काम करेंगे तो उसके लिए पैसा भी खुद का चाहिए। तो पहली बार प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट अब
वापस से अलग अलग हो रहे थे। प्रोविंसेस का बजट अलग था, सेंट्रल बजट अलग था, अलग अलग पावर्स दी जा रही थी, जिससे कि प्रोविंसेस के पास खुद का कुछ बजट हो। लेकिन ध्यान है, प्रोविंसेस में भी सब्जेक्ट दो टाइप से थे, किसके? गवर्नर के पास रिजर्व थे और ट्रांसफर्ड थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। तो जो बजट था, जो फाइनेंस था, जो ये बजट था जो प्रोविंसेस का, ये फाइनेंस किसके अंडर था? वहाँ के गवर्नर के अंडर। तो बजट अलग हो गए थे, लेकिन कंट्रोल में अभी भी किसके थे? अंग्रेजों के था पूरा पूरा फाइनेंस। देखो, फाइनेंस कभी वो देना नहीं चाहेंगे, अगर वो दे दिया तो फिर तो पैसा आ गया तो सारी पावर आ जाती है, पैसा हमेशा कंट्रोल रहेगा। और पहली बार ये आया था कि जो 3 मेंबर हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पिछले में क्या हुआ था, 1909 में पहली बार अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में घुसे थे। अब आया था कि जो 3 मेंबर हैं, 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से, अदर देन कमांडर इन चीफ और वाइसरॉय खुद के अलावा जो बाकी 6 मेंबर बन गए थे, मतलब 1+1+6 थे। तो ये 6 थे, इसमें से 3 इंडियन हो सकते थे, लेकिन उनको क्या इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं दिया जा रहा था। 3 हो सकते थे लेकिन इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ साथ एक हाई कमिश्नर की फॉर इंडिया लंदन में पोस्ट हुई थी। इसका क्या काम था कि जो भी इंडियंस की नीड है उनका ध्यान रखना, और जहां तक हो सके ये एक लीजियन का काम कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडिया के बीच में, कि ये यहाँ से जो इंडियंस के ग्रेवेंसेस है अगर उनको उठाना है तो वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट में हेल्प करता था कि जिससे उनको उठाया जा सके। पर अब हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे इन डिमांड से कोई कुछ नहीं हुआ। और इसके जस्ट बाद बहुत तगड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जड़ भी बनता है ये काफ़ी हद तक, पर वो हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या थे और क्या कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या हुआ था। 1909 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 1919 अब क्या होना था, 10 साल बाद फिर से आना था, तो उसके लिए साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में। किस लिए? कि ये रिपोर्ट देगा, उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे। पर इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसकी वजह से इसका विरोध हुआ। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि वाइसराय ने भी कहा तो कि अब कुछ और किया जाए। उसके बाद इंडियंस को बुला के कॉन्स्टिट्यूशनल डेलिब्रेशन के लिए 3 हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 3, 1930 से 1932 तक। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन मौजूद थे? B.R. अम्बेडकर जी। और भी लीडर्स थे, पर मैं बता रहा हूँ B.R. अम्बेडकर और भी जो लीडर्स थे जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, उनके लीडर्स थे वो प्रेजेंट रहे थे। पर B.R. अम्बेडकर तीनों में प्रेजेंट थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि कैसे जो शेड्यूल कास्ट है वो दबाई गई है और वो कैसे अलग है, इसलिए जब सेपरेट इलेक्टोरेट सबको मिल रहे हैं तो उन्हें भी मिलना चाहिए। तो उनकी इस डिमांड को मान लिया गया था। तो जैसे ही गांधी जी को ये पता चला कि नया एक्ट आने वाला है और उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा शेड्यूल कास्ट के लिए भी, तो उनको लगा कि अगर हिंदुओं में भी अब ऐसे डिवीजन हो गया तो ये देश के लिए, तो फिर देश की एकता के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि अभी तो धर्म के नाम पे बांट रहे थे, जाति के नाम पे भी बंटवारा होगा। इसलिए वो चले गए पूना में। उस टाइम वो जेल में थे, क्यों? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और उसकी वजह से गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं माननी थी तो जेल में थे पूना। पूना जेल में वो क्या चले गए, फास्ट अंटिल डेथ। तो शुरुआत में तो भीमराव अंबेडकर जी नहीं माने कि रहने दो, लेकिन बाद में जब कांग्रेस नेता मदन मोहन मालवीय वगैरह ने समझाया तो तैयार हुए कि एक पैक्ट करते हैं जिससे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की उन्होंने मांग को अपनी को वापस ले लिया। बदले में गांधी जी ने क्या कहा कि शेड्यूल कास्ट है उनके लिए रिजर्व करी जाए सीटें। क्या अंतर है? रिजर्व तो जैसे अब है, रिजर्व में क्या होता है, सीट रिजर्व है, जैसे अभी SC ST के लिए लोकसभा विधानसभा में रिजर्व है कि सीट रिजर्व मतलब कैंडिडेट हो सकता है उनका, लेकिन वोट कौन डालते हैं? वोटर कौन है? सब हैं, वोटर सब हैं, बस कैंडिडेट SC ST का हो सकता है। और वहां पे क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट होती तो क्या होता, कैंडिडेट भी सिर्फ SC का हो सकता था, शेड्यूल कास्ट से हो सकता था और वोटर भी। पर इसके बदले में उन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट में मिलने वाली थी 70 सीटें और उन्होंने उसको बढ़ा के कितने की वो कर दी थी, 148। गांधी जी ने कहा था कि सीट बढ़ा लो पर सेपरेट नहीं, रिजर्व रहो, रिजर्व सीट रखो। एक प्रकार से ये जो रिजर्व सीट का ही फॉर्मूला था, यही आगे चल के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है जो आज हम देखते हैं। क्या था? रिटेन जॉइंट इलेक्टोरेट, प्रोवाइड रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल कास्ट। पूना पैक्ट का सिर्फ यही था, पूना पैक्ट। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका बैकग्राउंड क्या था, आधा तो हम डिस्कस कर चुके हैं। पूना पैक्ट में बैकग्राउंड क्या था इस टाइम? साइमन कमीशन आया 1927 में, 10 साल बाद होना था कॉन्स्टिट्यूशनल डेलिब्रेशन। लेकिन क्या हुआ,
उस टाइम तक डिमांड भी चेंज हो गई थी। डिमांड क्या चेंज हो गई थी? पहले किसकी थी? डोमिनियन स्टेटस की। लेकिन 1929 में लाहौर सेशन में कांग्रेस ने किस चीज़ की मांग कर ली थी? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की डिमांड कर चुके थे। और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी। 1930 में क्या हुआ था? गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिला। जो इंडिया में जितने भी मूवमेंट हुए उनमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में हुआ। अलग अलग कास्ट जो था, इसकी वजह से 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। इन सब की डिटेल जो है हम वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हिस्ट्री का टॉपिक है, तो अभी आप सोच रहे हो कि सर इनकी कोई डिटेल नहीं बता रहे, सिर्फ नाम नाम बता रहे हैं। ये अभी सिर्फ बैकग्राउंड देने के लिए टॉपिक हिस्ट्री के हैं, तो ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। अभी ये सिर्फ बता रहे हैं। तो इनकी वजह से गांधी जी भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसकी वजह से डेलिब्रेशन हुए। अब अंग्रेजों को भी लग रहा था कंसेशन ज्यादा देने पड़ेंगे, तो मांगे नहीं मानने गई क्या चला, पूरा प्रोसेस चला। उन सबको छोड़ते हैं, अब हम आते हैं सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या मिला। सबसे पहले तो क्या दिया गया? ऑल इंडिया फेडरेशन। मतलब प्रोविंसेस और जो जो प्रिंसली स्टेट थे और जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, इनको मिलके एक फेडरेशन बनाई जाएगी जिसमें दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा और उसके थ्रू रूल करना था। लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट नहीं, क्योंकि प्रोविंसेस को क्या था? आज़ादी थी। कोई इसमें चाहे तो सेलेक्ट हो और नहीं चाहे तो इसमें शामिल हो या नहीं हो। प्रोविंसेस कभी इसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए कभी भी ऑल इंडिया फेडरेशन थी ये फ्रूटफुल हो ही नहीं सकी, आ ही नहीं सकी फंक्शन में। तो ये सिर्फ प्रपोज की गई थी, ये कभी बनी नहीं ऑल इंडिया फेडरेशन। उसके साथ साथ जो पहले क्या था? 2 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट थी, अब उसको 3 में डिवाइड कर देंगे, जो आज है अपने शेड्यूल 7 में हम देखेंगे। जो अभी अपने क्या है? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट है। तो तब इसका नाम क्या था? फेडरल, प्रोविंशियल, क्योंकि स्टेट्स जिनको उनको प्रोविंसेस बोलते थे, और कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट में सब्जेक्ट को बांट दिया गया। जो लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, मतलब क्या थी? लेजिस्लेटिव लिस्ट का मतलब क्या है? जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स है कि कौन कौन किस किस टॉपिक पे लेजिस्लेट कर सकता है, तो उनको 3 में बांट। फेडरल लिस्ट मतलब इन पे जो सेंट्रल जो लेजिस्लेचर थी वही काम कर सकती थी। प्रोविंशियल लिस्ट का मतलब है इस पे जो स्टेट में लेजिस्लेचर्स थी, जो प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर थी, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे काम कर सकती थी। यहाँ पे सेंट्रल, इस पे प्रोविंशियल। और कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे अभी होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों को पावर होती है। अगर अभी क्या होता है? कि कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर सेंटर का रूल है, अगर स्टेट का कोई रूल है पर सेंटर का रूल आ गया, तो किसका होता है? सेंटर का माना जाता है। लेकिन अगर स्टेट रूल को प्रेसिडेंट असेंट मिल जाता है तो स्टेट का रूल लागू हो जाता है। आगे पढ़ेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे शेड्यूल्स पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा और आगे भी बताया जाएगा ये आपको। तो ये आपको बताएंगे हम अभी जब पढ़ेंगे जब। और जो प्रोविंसेस में डायआर्की थी उसको क्या कर दिया? अबोलिश कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रोविंसेस को दे दी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब जो सब्जेक्ट प्रोविंसेस को दिए गए वो सारे के सारे किसको चले गए? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। और उसको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑटोनॉमी थी। लेकिन ये सिर्फ कहने को ऑटोनॉमी, गवर्नर जो वहाँ के थे उनके पास विटो की पावर थी, और वो काफ़ी सब्जेक्ट थे जिन पे वो डायरेक्ट एक्शन ले सकते थे। इमरजेंसी में अलग से प्रोविजंस थे। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, लेकिन उतनी भी नहीं। हाँ, पर पावर बढ़ गई थी। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनकी पावर बढ़ गई थी। वो अपने आप बजट का सारा अपना काम कर सकते थे। डे टू डे अफेयर्स में उनको ज़्यादा दखलंदाजी नहीं थी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई थी एक प्रकार से। और सेंटर पे क्या हुआ था? डायआर्की वो हुई थी, प्रस्तावित थी। पर क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बनाई नहीं, तो सेंटर पे कभी उस हिसाब से लेजिस्लेचर बने नहीं पाया, तो ये कभी इंप्लीमेंट हुई नहीं। डायआर्की का मतलब क्या था? यहाँ पे भी जो फेडरल लिस्ट के जो आइटम थे उनको 2 में डिवाइड करते। रिजर्व किसके द्वारा? जो वाइस राय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रिजर्व रहते और ट्रांसफर कर देते, जो कि ऑल इंडिया फेडरेशन में जो बनती लेजिस्लेचर उसके अंडर आते। पर ढंग से कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। अब इसके साथ पहले क्या था? बाइकैमरलिज्म। पिछले में 1919 में कहाँ गया था? सेंटर पे। बाइकैमरलिज्म मतलब अभी जो 2 हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। और इसमें क्या आया था? 1935 में क्या हुआ था? जो बाइकैमरलिज्म था वो 6 प्रोविंसेस को और दे दिया गया था। ये याद रखना। अभी कितने? अभी भी बाइकैमरलिज्म मतलब सेंटर, विधानसभा और विधान परिषद, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली मतलब विधानसभा, काउंसिल मतलब विधान परिषद। अभी भी ये 6 स्टेट में। कौन कौन से में? यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अभी भी 6 में है और उस टाइम भी 6 पे था।
तो याद रखना कितने को दिया गया था बाइकैमरल, वो कितने प्रोविंसेस में दिया गया था, तो याद रखना जितने में अभी है उतने को ही दिया गया था, तो 6 में अभी है, 6 को उस टाइम दिया गया था। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, अब उसको जैसे हर बार एक्सटेंड करते आ रहे थे, तो अब किस किस को दे दिया, शेड्यूल कास्ट को दे दिया, वुमेन को दे दिया और लेबर को दे दिया, इनके लिए और अलग से सीटें कर दी। अब जैसे मुस्लिम्स को पहले दिया था 6 एंग्लो इंडियन यूरोपियंस को 1919 में दिया था, अब शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर को दे दिया गया। इसके साथ साथ एक चीज़ किसका गठन हुआ, आरबीआई का, जो आज हम आरबीआई देखते हैं, इसके लिए आरबीआई एक्ट है। फेडरल कोर्ट, तो आज का सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर एक प्रिवी काउंसिल और थी जो जहाँ पे अपन अपील कर सकते थे, पर फेडरल कोर्ट का मतलब आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह ही जिसको माने, तो फेडरल कोर्ट का गठन हुआ था। और एक पब्लिक सर्विस कमीशन, 3 टाइप के पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया था इसमें। कौन से, सेंट्रल मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 3 टाइप के पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया था, तीनों जगह के अलग अलग सेलेक्ट करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा जो डिटेल है बीच की, वो हमारे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, तो वो हम सारी किस में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में। यहाँ पे क्या होता है, एक बस बैकग्राउंड देख लो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, कि माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान जिसको हम कहते हैं, 3 जून प्लान और बीच में था, उसमें क्या हुआ था, इसके थ्रू मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने जो पार्टीशन की डिमांड थी उसको मान लिया था कि इंडिया को 2 डोमिनियन में बांट दो। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कुछ नहीं है, इसका मतलब सीधा है कि ये एक एक्ट था जिससे सिर्फ आज़ादी का डिक्लेरेशन हो रहा था। तो क्या हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो इससे क्या मिल गई, देश को आज़ादी मिल गई। 15 अगस्त कब आज़ादी हुई, 1947 को, इसने एंड कर दिया। कितनी डोमिनियन बनी, 2 देश बने थे, इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बनाया बाद में। अबोलिश कर दे वाइस रॉय, जब आज़ाद हो गए तो वाइस रॉय मतलब ब्रिटेन के उसके अंडर रहे नहीं, तो वाइस रॉय किसका होता है, क्राउन के एजेंट। जब क्राउन की कोई ज़रूरत ही नहीं तो क्राउन के एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी पोस्ट चेंज करके गवर्नर जनरल रहा था ये, थोड़े दिन तक माउंटबेटन रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज जो हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब इसमें ब्रीफ में पढ़ेंगे, पहले ये अंडर थी क्योंकि जब ब्रिटिश रूल कर रहे हैं तो उनके अंडर रहेंगी, क्योंकि अब वो चले गए थे अपने आप में सोवरेन बॉडी हो जाएंगी। तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, अब आज़ादी मिल गई, तो ये देख लो, ये इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है नहीं। क्या होगा, एंडेड ब्रिटिश पैरामाउंसी क्यों, तो ब्रिटिश जा रहे हैं तो भाई जो प्रिंसिपल स्टेट बचे हैं, अब तक आते आते तो 3 के अलावा बाकी सारे स्टेट थे, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के अलावा बाकी जो सारे स्टेट थे वो तो इंडियन यूनियन इंडिया या पाकिस्तान का हिस्सा बन ही चुके थे। और इनको भी बाद में धीरे धीरे अलग अलग ऑपरेशन के थ्रू जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे शामिल कर लिया गया था। गवर्नर जनरल और जो गवर्नर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सिर्फ नाम के हेड बच्चे थे। इंपॉर्टेंट आउटकम क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि वो इसलिए क्यों नहीं हो सकते थे, क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे तो क्राउन का लेन देन नहीं था, इनका टाइटल वापस से किसका हो गया था, गवर्नर जनरल का। और ये सिर्फ नॉमिनल हेड बचे थे लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम के। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बन गई थी, अब पार्लियामेंट भी बन गई थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया को पार्लियामेंट, भाई इलेक्शन तो 1951-52 में हुए, तब तक कौन कंटिन्यू करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यू करेगी जब तक इलेक्शन होके और इंडिया का नया प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस